हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर एयर अकेडमी पाक यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इतिहास का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या रहने वाला है इस लेक्चर नंबर 4 में ख़ास। तो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों जहाँ तक पढ़ा था, उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो गजनवी था वो गजनवी कब चला गया था, गजनवी का मृत्यु कब हुआ था। तो मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जो गजनवी का मृत्यु था वो 1030 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1030 ईस्वी में हुआ था। जो गजनवी का मृत्यु था वो 1030 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपको जो रहने वाला है अगला शासक, वो कौन है दोस्तों? तो वो जो आपको अगला शासक रहने वाला है वो है मोहम्मद गौरी। जो हम लोग अगला शासक पढ़ने वाले दोस्तों वो रहने वाला है आपका अगला शासक मोहम्मद गौरी। और इस मोहम्मद गौरी के बारे में जो हम लोग जानेंगे, जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। मोहम्मद गौरी, तो अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का रहने वाला था, तो जो मोहम्मद गौरी है दोस्तों, अगर मोहम्मद गौरी की बात करते तो मोहम्मद गौरी भी गजनी का रहने वाला था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये लोग दोनों कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये लोग जो दोनों थे, ये दोनों लोग गजनी के रहने वाले थे। ठीक है, ये आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये जो दोनों लोग थे वो दोनों के दोनों गजनी के रहने वाले थे। अब अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 143 साल के बाद, यानी कि दोस्तों लगभग कितना, अप्रोक्सीमेटली 143 साल के बाद दोस्तों भारत के ऊपर राज करने आया था। ये 143 लगभग माना जाता है ऐसा, 143 साल के बाद ये भारत के ऊपर राज करने आया था। और वो कौन राज करने आया 143 साल के बाद? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये भी कहाँ के रहने वाले थे दोस्त? तो गजनी के रहने वाले थे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि मोहम्मद गौरी और गजनवी दोनों गजनी के रहने वाले थे। और 1030 में आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1030 में गजनवी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो अगला शासक मध्यकालीन भारत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो अगला शासक थे मोहम्मद गौरी, जो 143 गजनवी के मृत्यु के 143 साल के बाद भारत के ऊपर राज करने आए थे। यानी कि अगर बात करें 143 साल के बाद, तो आपका चला जाएगा दोस्तों लगभग, ऐसा माना जाता है 1175 टू 1206 ईस्वी तक। कितना तक दोस्तों? 1206 ईस्वी तक ये मोहम्मद गौरी का समय रहा। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1175 में आए और 1206 तक क्या किए थे? भारत के ऊपर अपना राज कायम करके रखे हुए थे, भारत के ऊपर अपना राज किए थे दोस्तों। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था दोस्तों। मोहम्मद गौरी के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि आखिर वो भारत क्यों आए थे। तो आपको पता है कि ये जो गजनवी था, ये गजनवी भारत को लूटने आया था। आप जान रहे हैं कि यहाँ सिर्फ क्या ये करने आया था? सिर्फ लूटपाट करने आया था दोस्तों। आपको पता है कि जो गजनवी था वो भारत के अंदर सिर्फ लूटपाट करने के लिए आया था, ऐसा माना गया, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी। लेकिन इसका क्या उद्देश्य था? ये जो आखिर मोहम्मद गौरी था, इस मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या रहा? मोहम्मद गौरी किस उद्देश्य से आए थे भारत के ऊपर? तो हम लोग उसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोहम्मद गौरी आखिर जो भारत आए थे उनका उद्देश्य क्या रहा था, किस कारण से वो भारत आए थे। और दोस्तों मैं आप लोग से बस क्लास एंट्री के रूप में बस एक लाइक चाहता हूँ। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी आप क्लास में इन करें और पूरी क्लास को मज़े के साथ क्लास को पूरा कर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी जो थे वो आखिर क्यों आए थे भारत के ऊपर, इनका उद्देश्य क्या था। तो हम लोग उद्देश्य को देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि जो गजनवी थे, गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई थी, गजनवी भी गजनी के रहने वाले थे। और जो मोहम्मद गौरी अभी के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये भी कहाँ के रहने वाले थे? ये भी गजनी के रहने वाले थे। तो दोनों लोग गजनी के रहने वाले थे, लेकिन जो गजनवी था वो भारत के ऊपर सिर्फ लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था दोस्तों। वो उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना उसका उद्देश्य था। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी है दोस्तों, इनका क्या उद्देश्य था? तो चलिए इनके उद्देश्य के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के उद्देश्य के बारे में, ठीक है, अगर मोहम्मद गौरी के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी। और अगर हम लोग मोहम्मद गौरी के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला उद्देश्य रहने वाला है वो, इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ये क्यों, तो सबसे पहला अगर बात करें तो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अपना साम्राज्य स्थापित या फिर स्थापना करना चाहता था। क्या करना चाहता था, तो अगर इसका सबसे पहला उद्देश्य की बात करें तो ये भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापना करना चाहता था। इसके साथ साथ अगर जो इसका दूसरा उद्देश्य है, इसका 2 से 3 उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य अगर बात करें तो इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो मुस्लिम धर्म का फैलाने का उद्देश्य था। इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो क्या था, तो मुस्लिम धर्म को फैलाना। इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों, तो मुस्लिम धर्म को फैलाना इसका क्या था, दूसरा उद्देश्य था। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो तीसरा उद्देश्य क्या था, तो लूटपाट करना इसका भी उद्देश्य था। भारत से लूटपाट करना इसका भी क्या था दोस्तों, उद्देश्य था। तो हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में देखें कि मोहम्मद गौरी क्या था, कहाँ से आए थे, कब से कब तक उनका समय रहा। तो आपको पता है 1175 से 1206 तक उनका समय रहा, और उनका जो उद्देश्य था वो साम्राज्य स्थापना करना चाहता था भारत के ऊपर। दूसरा उद्देश्य मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहते थे भारत के अंदर, और तीसरा उद्देश्य क्या था, भारत से लूटपाट करना था। अब अगर हम बात करते हैं तो जब मोहम्मद गौरी भारत आए थे तब भारत की क्या स्थिति थी, तो उसके बारे में देखते हैं कि जब गौरी भारत आए, गौरी भारत आए उस समय भारत की स्थिति, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, यानी कि जब मोहम्मद गौरी भारत आए थे उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत किस तरह से था, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब मोहम्मद गौरी भारत आए थे तो उस समय जो हमारा भारत था वो टुकड़ों में, हिस्सों में बटा हुआ था। यानी कि जब मोहम्मद गौरी भारत आए थे 1175 में, तो 1175 के टाइम में जो हमारा भारत था वो क्या था, तो वो हिस्सों में बटा हुआ था। वो क्या था, हिस्सों में बटा हुआ था, और हर अलग अलग हिस्से पे अलग अलग शासक राज करते थे, अलग अलग राजा राज करते थे। यानी कि हिस्सों में बटा हुआ था। जो 1175 के टाइम जब मोहम्मद गौरी भारत आए उस समय जो हमारा भारत था हिस्सों में बटा हुआ था। दोस्तों 1175 के टाइम में भारत किस प्रकार था, हिस्सों में बटा हुआ था, और वह हर भारत के हर हिस्से में अलग अलग शासक, अलग अलग राजा हुआ करते थे, और सभी राजा अपने अपने हिस्से के ऊपर राज किया करते थे, अपने नियंत्रण के अंदर उसको रखा करते थे। तो अगर बात करें कि जब भारत हिस्सों में, जब गौरी आए थे भारत, तो भारत हिस्सों में बटा हुआ था। उस समय उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद। उस समय उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था जिसका, जयचंद्र उसका नाम था, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उस समय हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में उस समय राजा कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। अगर हम दिल्ली की उस टाइम पे बात करें तो एक राजा हुआ करता था उज्जैन में जयचंद्र, दूसरा दिल्ली के अंदर राजा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, और जो तीसरा था वो था गुजरात में। तीसरा हम बात करते हैं तो गुजरात का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों भीम द्वितीय या फिर मूलराज। उसका क्या नाम था, भीम द्वितीय, या फिर उसी को राजा मूलराज के भी नाम से जाना जाता था दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जिस समय गौरी भारत आए थे उस समय भारत की स्थिति ये थी कि भारत 1175 के टाइम में, गौरी के भारत आने के टाइम में हिस्सों में बटा हुआ था। उस समय दोस्तों उज्जैन की अगर बात करते हैं तो कन्नौज के अंदर जो उज्जैन आता है उस उज्जैन की अगर हम बात करते हैं तो उज्जैन में राजा जयचंद्र था। और अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था,
और अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो उस समय गुजरात के अंदर एक राजा राज करते थे जिसका नाम था दोस्तों भीम द्वितीय, या फिर उसी राजा को मूल राज के नाम से जाना जाता था। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर ये सारी चीज़ों को आपको समझना है दोस्तों, तो इससे पहले आपको थोड़ा सा दिल्ली की ओर चलना होगा। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा दिल्ली की ओर। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझना है तो आप चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा आपको हम दिल्ली की ओर ले चलते हैं। तो देखते हैं और समझिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दिल्ली की ओर। तो आपको पता है कि दिल्ली के ऊपर कौन सा राजा राज कर रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान, जिसको, और वो कौन, पृथ्वीराज जो चौहान थे वो कैसे, तो द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कैसे थे, तो द्वितीय थे। तो चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं दिल्ली के ऊपर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दिल्ली बता सकते हैं आप में से कोई भी बच्चे बताएंगे कि दिल्ली के स्थापना किसने किया था? आप जवाब दें, कमेंट करें कि दिल्ली का स्थापना किसने किया था। कितने बच्चों को इसकी जानकारी है वो हम देखना चाहते हैं। तो आप बताएंगे। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इत्तू सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने तो बड़े बड़े इतिहास को हिला डाला, तो आपके लिए ये तो इत्तू सा क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली का स्थापना किसने किया था। तो अगर हम बात करते हैं दिल्ली के स्थापना के बारे में, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से आंसर दें। दिल्ली का स्थापना कौन किया था? कौन सा शासक था जो दिल्ली का स्थापना किया था? उसका नाम बताएंगे। टाइम आउट होता है दोस्तों। और हम आपको बताते हैं कि जो दिल्ली का स्थापना है, वो दिल्ली का स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। किसने किया था? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो था दोस्तों, वो क्या किया था? दिल्ली का स्थापना किया था। अब यहाँ से हम चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो जब ये वंश जब आगे चल रहा था, जैसे जैसे ये वंश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था दोस्तों, तो उस समय एक राजा हुए जिनका नाम था अनंगपाल तोमर द्वितीय। अनंगपाल तोमर द्वितीय। यानी कि जैसे जैसे ये वंश आगे बढ़ रहा था दोस्तों, ये राजाओं का वंश जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आगे चल रहा था, तो उस समय एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल तोमर द्वितीय। अब हम आगे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये दोस्तों कि ये जो अनंगपाल तोमर द्वितीय थे, इनके एक भी बेटे नहीं थे। इनके क्या थे? एक भी बेटे नहीं थे। ध्यान से समझिएगा, नो सन। इनके एक भी बेटे नहीं थे दोस्तों। याद आपको रखना है कि जब दिल्ली की स्थापना किसने किया? अनंगपाल तोमर ने। और जो ये वंश धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहा था, तो उस समय एक राजा हुए जिनका नाम था अनंगपाल द्वितीय, जिनका एक भी बेटा नहीं हुआ करते थे। इनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। इनकी सिर्फ क्या थी? 2 बेटियां थी दोस्तों, ठीक है। इनकी सिर्फ क्या थी? तो 2 बेटियां थी। याद आ थी, ठीक है। यानी कि जो दिल्ली के जो संस्थापक थे अनंगपाल तोमर, उनका जो वंशज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जो एक राजा हुए अनंगपाल तोमर द्वितीय, उनके एक भी बेटा नहीं हुआ करते थे। उनकी सिर्फ क्या थी दोस्तों? तो उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। अब जो दोनों बेटियां थी, उन दोनों का नाम क्या था? तो अगर हम बात करें, इनकी जो पहली बेटी थी उसकी, और इनकी जो दूसरी बेटी थी उसकी, तो सबसे जो पहली बेटी थी दोस्तों, उसका नाम था विमला देवी। क्या नाम था दोस्तों? विमला देवी। आपको याद रखना है कि जो पहली बेटी थी उसका नाम था विमला देवी, और जो दूसरी बेटी थी उसका नाम था सुंदरी देवी दोस्तों। ये 2 बेटियां हुआ करती थी। और वो दोनों की दोनों बेटियां किसकी हैं? तो दोनों की दोनों बेटियां अनंगपाल तोमर द्वितीय की हैं। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम बात करते हैं विमला देवी की, तो इनकी शादी जब हुई, तो इनकी शादी जो हुई थी दोस्तों, वो अजमेर के राजा के साथ हुई थी। एक राजा थे जिनका नाम था सोमेश्वर। उनका नाम क्या था? सोमेश्वर। उनका नाम था दोस्तों सोमेश्वर। और वो जो सोमेश्वर हुआ करते थे राजा, ये एक राजा हुआ करते थे अजमेर के। ये कहाँ के थे? अजमेर के राजा थे, जो कि अजमेर के ऊपर क्या करते थे? राज करते थे। अजमेर के ऊपर इनका शासन चलता था दोस्तों, जिनका नाम था सोमेश्वर। और जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम था सुंदरी,
इस सुंदरी का जो शादी हुआ दोस्तों, इस सुंदरी का शादी किसके साथ हुआ, तो इस सुंदरी का शादी कन्नौज के राजा थे जिनका नाम क्या था दोस्तों, तो उनका नाम था विजय चंद्र, उनके साथ इसकी शादी हुई। तो जो दूसरी बेटी थी उसकी जो शादी हुआ वो शादी हुआ था दोस्तों विजय चंद्र के साथ, यानी कि जो पहली बेटी थी दोस्तों उसकी शादी हुई अजमेर के राजा के साथ जो अजमेर के ऊपर राज कर रहे थे, और जो दूसरी बेटी है दोस्तों उसका नाम जो राजा का शादी हुआ, जिस राजा के साथ शादी हुआ उसका नाम था विजय चंद्र। और ये विजय चंद्र कहाँ के राजा थे, तो ये कन्नौज के राजा थे। और ये जो राजा थे कन्नौज के, ये कहाँ पे राज करते थे, तो कन्नौज के ऊपर राज करते थे दोस्तों, ठीक है। विजय चंद्र कन्नौज के राजा थे ये, ठीक है। और ये क्या करते थे, कन्नौज के ऊपर राज करते थे दोस्तों। अब आगे की थोड़े से फंडा है ये कहानी के अंदर, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, और वो क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। विमला देवी और सोमेश्वर के जो बेटा था उसका नाम क्या पड़ा, इनकी शादी हुई तो जो इनका बेटा था उसका नाम पड़ा पृथ्वीराज चौहान। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, पृथ्वीराज चौहान। और जो दूसरी बेटी थी उसके बेटे का नाम क्या पड़ा, तो इसके बेटे का नाम पड़ा जयचंद्र। इसके बेटे का क्या नाम पड़ा, तो इसके बेटे का नाम पड़ा जयचंद्र। अब याद रखना आपको ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी प्यार की कहानी सुनाने वाला हूँ, इस इतिहास के अंदर एक ऐसी प्यार की कहानी आने वाली है जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। तो अब इस प्यार की कहानी को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो आप इसका क्या करेंगे, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नोट कर सकें। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग आगे चलने वाले हैं दोस्तों। तो जो आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर, तो वो समझने वाले हैं गौरी के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक प्यार की कहानी सुनाने वाला हूँ, और वो कहानी क्या होने वाली है तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। और चलते हैं अब हम गौरी के ऊपर, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए दिल्ली का संस्थापक कौन है, तो ये तो हलवा सा सवाल है दोस्तों। दिल्ली का संस्थापक कौन है, तो दिल्ली का संस्थापक है दोस्तों अनंगपाल तोमर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि उस पूरे दिल्ली के ऊपर तोमर वंश का पूरा शासन चलता था दोस्तों। तो वहाँ के दिल्ली के संस्थापक कौन थे, अनंगपाल तोमर हुए करते थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो आपको नेक्स्ट देखने वाला है वो क्या है, तो वो आपके लिए है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी क्या है, किस प्रकार से हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, तो इनका जो समय काल रहा वो समय काल 1175 टू 1206 तक का रहा था दोस्तों। इनका जो था समय काल वो 1175 से 1206 का था। अब इसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये इनका जो फर्स्ट अटैक था वो फर्स्ट अटैक क्या था। तो अगर इनका बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये 16 बार युद्ध लड़े थे दोस्तों, और इनको हार प्राप्त हो जाती थी। हर युद्ध में ये हार जाया करते थे, लेकिन अंतिम में इन्होंने जीत प्राप्त किया। तो दोस्तों अगर बात करें तो इनका जो सबसे फर्स्ट अटैक रहने वाला है वो सबसे फर्स्ट अटैक कहाँ था, तो जो सबसे फर्स्ट अटैक था वो सबसे फर्स्ट अटैक अगर बात करें तो वो सबसे फर्स्ट अटैक मुल्तान के अंदर था, जो कि 1175 में किया गया था। वो कहाँ पर था, तो मुल्तान में, जो कब किया गया था 1175 में किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यहाँ मुल्तान के अंदर एक करमाती जाति के मुस्लिम हुआ करते थे। तो ये जो मोहम्मद गौरी था ये फर्स्ट अटैक मुल्तान के ऊपर जब किया 1175 ईस्वी में, तो जब ये 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर अटैक किया था दोस्तों, तो उस टाइम क्या था, इस मुल्तान के अंदर करमाथी जाति के मुस्लिम हुआ करते थे। कौन से जाति दोस्तों, करमाथी जाति के मुसलमान हुआ करते थे, करमाती जाति के मुस्लिम हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया कि ये जो मोहम्मद गौरी था इसके ऊपर दोस्तों पलटवार कर दिया। इसके ऊपर क्या कर दिया, ये करमाती जाति के मुस्लिम जो थे इन्होंने पलटवार कर दिया इसके ऊपर। जो मोहम्मद गौरी राजा था दोस्तों, इस मोहम्मद गौरी राजा के ऊपर क्या कर दिए, पलटवार कर दिए। अब आपको जो बताने वाले हैं दोस्तों वो है कि इनका दूसरा अटैक, और इनका जो दूसरा अटैक है वो दूसरा अटैक क्या है, तो चलिए देखते हैं इनके दूसरे अटैक के बारे में। तो ये जो इनका सेकेंड अटैक है दोस्तों, ये सेकेंड अटैक कहाँ पर हुआ था और कब किए थे, तो ये जो इनका सेकेंड अटैक है वो 3 साल के बाद, और वो कहाँ पर, तो 3 साल यानी कि 1178 ईस्वी में गुजरात के अंदर किए थे दोस्तों। तो ये जो दूसरा अटैक रहा इनका गुजरात के अंदर था, और वो कहाँ कब हुआ था, तो 1178 में, यानी कि 3 साल के बाद इन्होंने फिर से दोबारा गुजरात के ऊपर अटैक किया। और आपको बता दें
कि जब ये गुजरात के ऊपर अटैक कर रहे थे तो यहाँ भी इनको हार प्राप्ति हुई थी, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हम जिस जगह पे अटैक कर रहे हैं उस जगह के राजा जो हैं वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा सेना वाले राजा हैं, उनको ये पता नहीं थी। तो जब ये गुजरात के ऊपर अटैक कर रहे थे तो उस समय जो राजा था वो गुजरात के ऊपर 1178 के टाइम में जो राजा था वो राजा कौन थे दोस्तों? तो आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि वो जो राजा थे वो भीम द्वितीय या फिर मूलराज थे। तो जब ये अटैक किया था उस समय उस वहाँ के राजा कौन थे? तो भीम द्वितीय थे या फिर उन्हीं को मूलराज के नाम से जाना जाता है। और ये जो मूलराज थे वो मोहम्मद गौरी से भी ज़्यादा ताकतवर थे, इनके पास ज़्यादा सेना थी, ये ज़्यादा थल बल के साथ लड़ाई करते थे। और आपको बता दें कि जब मोहम्मद गौरी गुजरात पर अटैक किए, सेकेंड अटैक 1178 में, उस समय गुजरात के राजा भीम द्वितीय या फिर मूलराज थे, जिनसे मोहम्मद गौरी को हार प्राप्त हो गई, यानी कि वो फिर से पराजित हो गए मोहम्मद गौरी। और जब पराजित हुए थे दोस्तों तो आपको बता दें कि ये कहाँ पर पराजित हुए, तो इन्होंने क्या किया था, जो मूलराज थे भीम द्वितीय थे, इन्होंने इनका पीछा किया, मोहम्मद गौरी का लगातार पीछा किया और पीछा करके कहाँ पे, तो माउंट आबू में। कहाँ पर दोस्तों? माउंट आबू में क्या किया, इनको पकड़ लिया, यानी कि लगातार इनका पीछा किया मोहम्मद गौरी का। कौन? भीम द्वितीय या फिर मूलराज। इन्होंने लगातार इनका पीछा करने के बाद माउंट आबू, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। यहाँ पर पीछा करके मोहम्मद गौरी को मूलराज ने पकड़ लिया और पकड़ करके क्या किया, गौरी को ला करके अपने गिरोह के अंदर, अपने गृह के अंदर उनको बंदी बना लिया। अब जब दोस्तों इनको बंदी बना लिया मूलराज ने, तो जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे वो मूलराज के पास आए, भीम द्वितीय के पास आए। और भीम द्वितीय के पास आने के बाद उन्होंने भीम द्वितीय से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, विनती किया कि महाराज अगली बार से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, इस बार इनको क्षमा कर दीजिए। इनके जो सेनापति थे, मोहम्मद गौरी के सेनापतियों ने यहाँ पर आकर माफ़ी मांगी, वो भी किससे? मूलराज से, जो गुजरात के राजा हुआ करते थे 1178 के समय में। इनसे माफ़ी मांगी मोहम्मद गौरी के सेनापतियों ने, अधिपतियों ने इनकी माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद दोस्तों ये जो भीम द्वितीय मूलराज थे, इन्होंने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? छोड़ दिया दोस्तों। अब जब ये मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए तो फिर से जो मोहम्मद गौरी था वो फिर से अटैक करने का प्लानिंग किया। तो वो प्लानिंग क्या था, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। जो ये सेकेंड अटैक के बाद जो अटैक था उसका प्लानिंग कुछ किस प्रकार था, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखने वाले हैं उसका जो अगला अटैक था वो किस प्रकार था, उसको समझने वाले हैं। तो आपको अभी बता दें दोस्तों कि जो उसका अटैक था, अगर मैप रहता तो मैप के जरिए हम काफ़ी अच्छे से आपको बता पाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम बिना मैप के भी आपको अच्छे से बताते हैं। तो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा बार जो आक्रमण किया, सेकंड जो अटैक किया गौरी गुजरात में 1178 में, उसके बाद का क्या प्लानिंग था, किस तरह का प्लानिंग था, तो उसको देखते हैं। तो आपको बताते चले दोस्तों कि आपको पता है कि जब मोहम्मद गौरी को 1178 में उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह ने जब उसको माफ़ी मांग करके छुड़ा करके ले गया, उसके बाद वो क्या करता है, वो फिर से बोलता है कि मैं फिर से भारत पर अटैक करने जाऊंगा। लेकिन वो कहाँ पे, तो दिल्ली पर अटैक करना चाहता था। अब दोस्तों आपको पता है, मानते हैं यहाँ पर गजनी है, ठीक है, यहाँ पे गजनी और यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है। एक जगह गजनी है दोस्तों और एक जगह है दिल्ली। अब पहले ये समझता है कि अगर हमको दिल्ली पर अटैक करना है तो हमको सबसे पहले दिल्ली और गजनी के बीच में जो है उसके ऊपर सबसे पहले अटैक करना होगा। तो इसके बीच में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर इसके बीच में आता है एक भटिंडा का किला और एक आता है एक आता है जो दोस्तों वो आता है तराइन का किला। ये दो किला आता है। तो ये क्या है दोस्तों, भटिंडा का किला। ये क्या है, भटिंडा का किला। और जो दूसरा है दोस्त वो क्या है, तराइन। दूसरा क्या है दोस्तों, तराइन का किला। आपको पता है दोस्तों कि तराइन कहाँ पर है, तो बच्चा जानता है कि तराइन कहाँ पर है। तराइन हरियाणा के अंतर्गत है। कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में तराइन है। और दोस्तों अगर बात करें भटिंडा का किला कहाँ है, तो भटिंडा का किला पंजाब में है दोस्तों। अब क्या करता है, जो आपका मोहम्मद गौरी था वो गजनी से निकल करके भटिंडा का किला यानी पंजाब के ऊपर हमला करता, अटैक करता है। और यहाँ पर वो क्या करता है,
कब्जा पा लेता है, यहाँ पर जीत प्राप्त कर लेता है। और वो 1186 ईस्वी में दोस्त जो गजनी से जा करके भटिंडा के किला पंजाब पर हमला करता है और यहाँ पर आ करके विजय प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, इसके बाद ये तराइन पर हमला करता है। और मैं एक चीज़ से खुश हूँ, क्योंकि अगर आपको जिद्दी बनना है तो आप मोहम्मद गौरी के जैसा जिद्दी बनिए। वो लगातार 16 बार युद्ध हारा फिर भी युद्ध को लड़ा। तो आप अगर जिद्दी बनना चाहते हो तो मोहम्मद गौरी के जैसा जिद्दी बनिए। एक बार एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा बट होगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ से ये लगातार 16 बार अटैक किया। कहाँ पर? लगातार 16 बार अटैक किया तराइन के ऊपर, यानी कि हरियाणा, तराइन का जो किला है हरियाणा में, इसके ऊपर लगातार कितना बार अटैक किया दोस्तों? तो ये इसके ऊपर लगातार 16 बार अटैक किया। अब दोस्तों ये जो दिल्ली है, दिल्ली के जो राजा थे उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है कि जो दिल्ली के राजा थे वो पृथ्वीराज तृतीय भी यहाँ पर आ जाता है, या फिर चौहान भी कह सकते हैं। तो ये जो दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, इनका एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। इनका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, ये जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, दरबारी कवि, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे, उनको ये कहा कि महाराज आप कुछ कीजिए वरना ये जो गौरी है वो दिल्ली के ऊपर भी अटैक कर देगा। ये कौन कहा दोस्तों? तो ये जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, ये किसको कहता है? ये कहता है अपने राजा को, दिल्ली के राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, कि महाराज वो भटिंडा किला पंजाब पर भी हमला किया और वहाँ पे विजय प्राप्त कर लिया। अब वो लगातार 16 बार तराइन किला पे हमला किया है जो कि हरियाणा में है। अब महाराज आप कुछ कीजिए वरना वो दिल्ली के ऊपर भी हमला करेगा। ये कौन बोला? तो ये बोला चंद्रबरदाई। और ये जो बात है, ये बात चंद्रबरदाई अपने पुस्तक किसके अंदर, तो अगर हम बात करते दोस्तों तो अपने पुस्तक के अंदर ये क्या किया था, बोला था दोस्तों। तो ये जो चंद्रबरदाई कवि था दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक में एक उल्लेखित किया था। और वो कौन सा पुस्तक है? तो इनका पुस्तक जो लिखा हुआ है वो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इनका पुस्तक क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत दोस्तों ये जो कवि थे, दरबारी कवि चंद्रबरदाई, इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अंदर उल्लेखित भी किया है, लिखा भी गया है कि ये कहा करते थे अपने राजा को, पृथ्वीराज को, कि आप जल्दी कुछ करें वरना ये जो गौरी है वो तराइन के ऊपर भी युद्ध कर देगा। अब दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन 1191 ईस्वी में हुआ और 1192 द्वितीय बार हुआ, तो उसमें मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लिया था। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या किया था कि लगातार 16 बार अटैक किया था तराइन के ऊपर, तब जाकर के वो 17वां युद्ध किया। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन उसको माना गया। उसके बाद फिर वो 18वां युद्ध में दोस्तों जीता था। तो लगातार 16 बार युद्ध में इसको क्या प्राप्त हुई थी? तो इसको हार प्राप्त हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इसको क्या प्राप्त हो गई थी? हार प्राप्त हो गई थी। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर 1191 में एक युद्ध लड़ा गया जिसको बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन। क्या बोला गया? फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन। क्या बोला गया दोस्तों? फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन, यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और वो किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो वो लड़ा गया था गौरी VS पृथ्वीराज चौहान प्लस उनका साथ कौन दिए थे दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन में? तो राजा जयचंद। आपको बता दें दोस्तों कि 1191 जो तराइन की पहली युद्ध थी उसमें भी गौरी को क्या प्राप्त हुई? हार। यानी कि गौरी यहाँ पर भी क्या हो गया? मोहम्मद गौरी पराजित हो गया दोस्तों। और पराजित होने के बाद जब ये पराजित हो गया तो फिर से इसको बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर जो इसके सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने आकर के हाथ पैर फिर से जोड़ा, बोला महाराज इस बार छोड़ दीजिए, इस बार के बाद एक बार इन्हें भारत से आज़ादी दे दीजिए, इस बार के बाद ये कभी दोबारा भारत पे हमला नहीं करेंगे, भारत पे कभी भी मुड़ के नहीं देखेंगे। ये कौन कहे? तो इसके गौरी के जो सेनापति थे वो कहे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि
पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद, ये तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मिलकर के गौरी को हराया। लेकिन आखिर इनकी जो दोस्ती थी वो अचानक से दुश्मनी में कैसे बदल गई? तो आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि आप लोग को एक कहानी बताऊंगा, और वो कहानी क्या थी? एक प्यार की कहानी, जो आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। उस प्यार की कहानी के बारे में जो आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो प्यार की कहानी कुछ अजीब दास्तान थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में आप इसको फिर समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो जो आपका कहानी है प्यार की कहानी, क्या प्यार की कहानी थी दोस्तों। तो प्यार की कहानी कुछ ये थी कि ये जो राजा जयचंद थे, ध्यान से देखिएगा, जयचंद, ये जो राजा जयचंद थे दोस्तों, इनकी एक बेटी हुआ करती थी, और इनकी बेटी का नाम क्या था दोस्तों? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। इनकी बेटी का नाम था संयोगिता, ठीक है दोस्तों। और इसका जो ये जो संयोगिता थी, इसका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था दोस्तों, इस संयोगिता का प्रेम प्रसंग जो चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से। वो किससे चल रहा था दोस्तों? तो वो चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से। यानी कि इसका ये जो प्रेम प्रसंग था, इसका जो लव था, वो किसके साथ चल रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब दोस्तों बहुत ही तगड़ा वाला प्यार, काफ़ी तगड़ा वाला प्यार है ना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तगड़ा अगर कहा जाए तो बहुत ही भयानक उम्दा वाला प्यार इन लोगों दोनों के बीच चल रहा था दोस्तों। अब हुआ ये कि संयोगिता और पृथ्वीराज जो चौहान हैं, इनके लव के बारे में, इनके अफेयर के बारे में किसको पता चल जाता है? पता चल जाता है दोस्तों राजा जयचंद्र को। यानी कि संयोगिता के पिता को चल जा रहा है कि संयोगिता जो है लीड बीड लगा के बाबू सोना कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी इनकी। और वो प्लानिंग किसको पता चल गया? जयचंद को। जिनका जो प्रेम प्रसंग था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, जिसके कारण इसके संयोगिता के पिता जयचंद्र को पता चल जाता है। अब जब जयचंद को पता चल जाता है दोस्तों, तो क्या करता है राजा जयचंद? अपनी बेटी का स्वयंवर रच देता है। क्या करता है दोस्तों? राजा जयचंद जो था अपनी बेटी का स्वयंवर रच देता है। और जब वो स्वयंवर रचता है तो उस स्वयंवर में सारे राजाओं को बुलाता है, एक्सेप्ट ऑफ वन राजा, एक्सेप्ट ऑफ एक राजा। एक राजा को छोड़कर सारे राजाओं को बुलाता है। और वो जो राजा को छोड़ा जाता है, जिसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है दोस्तों, वो राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चलता है कि उसकी मोहब्बत का स्वयंवर रचा गया और पृथ्वीराज चौहान को ही नहीं बुलाया जाता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो दोस्तों, आप जिससे प्यार करते हो उसकी शादी अगर किसी और के साथ हो जाए, तो आप सनी देओल की जो जिद्दी मूवी देखे हो ना, काजल लाशें बिछा दूंगा लाशें, वही वाला हालात आप भी एकदम सन्नी देओल बन के पहुंच जाओगे, है ना। तो दोस्तों इसको पता चला जैसे पृथ्वीराज चौहान को कि मेरी जो होने वाली बीबी है संयोगिता, उसका स्वयंवर रचा गया और इसके अलावा सारे राजाओं को बुलाया गया, तो ये काफ़ी गुस्से में हो जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज जो चौहान है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और गुस्से में वो जहाँ पर स्वयंवर रचा गया था वहाँ पर चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो संयोगिता को उठा करके लेकर आ जाता है दोस्तों, और लेकर आने के बाद उससे क्या करता है? अपना विवाह कर लेता है। और जब विवाह कर लेता है दोस्तों, तो उसके बाद से क्या होता है कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज आपस में क्या हो जाते हैं? दुश्मन हो जाते हैं। राजा जयचंद और पृथ्वीराज आपस में दुश्मन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं दोस्तों। यानी कि अब एक दूसरे के ये दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको बताएंगे दोस्तों कि जो सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे और समझेंगे कि जो सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन हुआ था उसको 1192 ईस्वी में हुआ था, और उसमें जो जीत हुई थी वो मोहम्मद गौरी की हुई थी। वो कैसे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में, ठीक है। जो सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन हुआ वो कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया दोस्तों? तो पृथ्वीराज VS ये गौरी के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। अब आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर ये जो गौरी है इसको क्या प्राप्त हुई? तो इसको जीत प्राप्त हुई, इसको विजय प्राप्त हो गई दोस्तों। और वो कब? तो सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन 1192, यानी कि त्राइन किले के दूसरा युद्ध में वो क्या था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। कौन? मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये जो
अभी आपको बताए कि आखिर कैसे हारा, पृथ्वीराज कैसे हार गया। ये तो काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करता था, लेकिन फिर ये कैसे हारा। तो दोस्तों इसके हारने का पीछे एक रीज़न था, और वो रीज़न ये था कि ये जो गौरी था दोस्तों, इसको पीछे से मदद किया। और कौन मदद किया था दोस्तों, तो राजा जयचंद। कौन मदद किया, राजा जयचंद। इसको राजा जयचंद क्या किया था दोस्तों, मदद किया। और ये क्या किया, इसके साथ पृथ्वीराज के साथ इसकी दुश्मनी थी, इसलिए राजा जयचंद को गौरी को राजा जयचंद ने मदद किया, खुफिया मदद की। और खुफिया मदद करने के चलते पृथ्वीराज हार गए और गौरी जीत गया। अब जब दोस्तों गौरी जीत गया दोस्तों, तो 1192 में ही मुस्लिम साम्राज्य को भारत आने के लिए रास्ता गौरी खोल देता है। मुस्लिम साम्राज्य के लिए जो गौरी था वो 1192 में ही रास्ता खोल देता है मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार करने के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर से 1194 में एक और युद्ध होता है दोस्तों, और उस युद्ध का क्या नाम है, तो अगर उस युद्ध की बात करें तो बैटल ऑफ चंदावर नाम है दोस्तों, बैटल ऑफ चंदावर। उस युद्ध का नाम क्या है, बैटल ऑफ चंदावर उस युद्ध का नाम है। जो किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों, तो वो लड़ा गया था गौरी vs राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो लड़ा गया 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, इसके अंदर गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ। और जब राजा जयचंद और गौरी के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ पर राजा जयचंद भी क्या हो गए, हार गए दोस्तों। और फिर से यहाँ पर गौरी क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ। अब जब 1194 में गौरी जीत जाता है तो ये दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है दोस्तों। गौरी जो था दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद यहाँ पर पूरा मुस्लिम साम्राज्य को फैलाना शुरू कर देता है दोस्तों। तो ये था मोहम्मद गौरी की कहानी। अब दोस्तों इसके आगे आपको जानना है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू, और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।